एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी एंड वेलकम बैक टू ऑपरेशन नी। तो आज बेटा हम लोग हमारे यूट्यूब पर वन शॉट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी स्टूडेंट है या फिर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, सारे आपके मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हो जाएंगे और यस, नीट एग्जाम में आपके 4 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बेसिकली आप समझते क्या हो बेटा? समझते क्या हो? अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर में जो जो चीज़ें इंक्लूडेड है एक बार से हम उन्हें देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी ने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है। जैसे कि सबसे पहले एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम और स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल के मेथड बताएगी। इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड लास्ट में इनफर्टिलिटी बताकर हमारी एनसीईआरटी चैप्टर को रैप अप करती है बेटा। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो अगर हम लोग जब भी बेटा हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब सिंपली ये नहीं है कि हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड शेप में होना चाहिए या प्रॉपर फंक्शन में होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हमारे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है बेटा कि आप टोटल वेलबींग हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि फिजिकली तो आप ठीक होने ही चाहिए, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। बट इसके अलावा आप इमोशनली भी वेलबींग होने चाहिए। इसके अलावा आपका बिहेवियर गुड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिहेवियर गलत कर रहे हैं, आप बैड यूज़ कर रहे हैं, बैड बिहेव कर रहे हैं रिप्रेजेंटिंग योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सोशली आप वेल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक देखते हो ना कि सोसाइटी में जो एक बनी हुई है प्रथा कि मेल्स का बिहेवियर ऐसा है फीमेल्स के लिए, या एक पर्टिकुलरली जो आप लोग मैंने देखा है कई सारे लोग आपके जो टीनेज वाली ग्रुप है इसमें कई सारे ड्रामे मचाते हैं। तो बेटा सोशली अगर आप एक गुड बिहेव करना स्टार्ट कर रहे हो किसी से भी सेक्सुअली अट्रैक्ट होने से पहले, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। जैसे कि आपके फिजिकल ऑर्गन सारे ठीक होने चाहिए, आप इमोशनली ठीक बिहेव करो, आप बिहेवियर अच्छा करो, आप सोशली भी मेंटली स्टेबल रहें। इतने जो रेप केसेस आ रहे हैं ना बेटा आजकल, ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो अनहेल्दी है, सोशली ये वेल ही नहीं है। इनका माइंडसेट उन्हें इतना अलाउ ही नहीं कर रहा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सही बात बता ही नहीं पा रहा है। तो दे आर नॉट एक्चुअली हेल्दी। अगर हम हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनकी प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया ऐसे देखें, जो कि सभी स्किप कर जाते हैं, मैम समझ में ही नहीं आ रहा, वो बेटा कुछ गिनी चुनी सी बातें बताता है आपको। जैसे कि सबसे पहले तो जो हमारी इंडिया थी ना, ये सबसे पहली कंट्री थी जिसने की एक्शन प्लान्स इनिशिएट करे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। इन्होंने ही फैमिली प्लानिंग भी इनिशिएट कर दी 1951 में। आप देख रहे हैं 1947 में तो हमारे इंडिपेंडेंट हुए हैं हम, और जस्ट उसके 3 साल बाद ही 1951 में फैमिली प्लानिंग भी इनिशिएट हो गई। इसके अंदर आते थे एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोग्राम जिसे हम लोग RCH प्रोग्राम कहते हैं बेटा, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके मेजर टास्क ये थे कि हमें सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और मदर की और चाइल्ड की केयर अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाई, जैसे कि ऑडियो विजुअल माध्यम से, हमने जितने भी रेडियो चलते थे उसके माध्यम से, टीवी टेलीविज़न के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। प्रिंट मीडिया है वहाँ पर हम लोग न्यूज़पेपर में कई सारी एड्स दे रहे हैं कि इस तरीके से संभालो, उस तरीके से संभालो, तो ये सारे इन्होंने बताए। इसके अलावा कई सारी फैसिलिटीज़ और सपोर्ट प्रोवाइड करवा के रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और इस सब के बाद में, इस सब के अलावा जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन सब ने अवेयरनेस फैलाई जितने भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। अब आपका मेन टीचर कौन है? अगर आपकी एज देखी जाए तो आपके इंस्टीट्यूट के टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स, आपके कॉलेज के टीचर्स, और इसके अलावा आपके पेरेंट्स, यही हैं जो आपको एक सही रास्ता बता सकते हैं बेटा। तो कई बार ऐसा होता है कि सेक्स एजुकेशन पर स्कूल्स में बात नहीं की जाती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के रिगार्डिंग सारे डिस्कशन करेंगे। और
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कोई भी बेटा कहीं से भी मजाक बनाने वाला पॉइंट या फिर हंसने वाला पॉइंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का। तो अगर हम बात करें सेक्स एजुकेशन की स्कूल्स में, तो वहाँ पर एनकरेज की जानी चाहिए, डेफिनेटली की जानी चाहिए। ऐसे नहीं है चैप्टर आते ही मैम चली जाए और मैम सिर्फ नोट्स लिखवा के चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न भी आप लोग क्लास में शैतानी ज़्यादा करते हैं, बट एनकरेज करना चाहिए, आपको भी प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए टीचर्स को कि वो आपको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएँ। इसके अलावा एडोलेसेंट्स जो आपकी एज है, इसमें आपको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जितने भी आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, क्या क्या बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। एडोलेसेंस से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अनजाने कर रहे हैं, आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। एसटीडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। अदरवाइज इस एज में कई सारी गलतियां ऐसी जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती हैं, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम में नॉलेज नहीं है, प्रॉपर आप लोग डिस्कस नहीं कर पाते एंड ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि सेक्स एजुकेशन इन स्कूल में हमें देनी चाहिए और एडोलेसेंट्स को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें कि अगर एक ऐसा कपल है, एक तो आप हो गए इन एडोलेसेंट्स, अगर एक ऐसा कपल है जिसकी शादी हो चुकी है, मैरिजेबल एज ग्रुप का है और इन्हें हमें सेक्स एजुकेशन देनी है, तो जो मैरिजेबल एज ग्रुप के बेटा लोग हैं इन्हें हमें एजुकेट करना चाहिए बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस पर। कई सारे आपने देखा होगा, कई सारे जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उतने एजुकेटेड लोग नहीं हैं, या फिर जो हमारे पुराने टाइम के लोग हुआ करते थे, तो वहाँ पर बर्थ कंट्रोल नहीं था बेटा। फैमिली में फैमिली ट्री बहुत बड़ा होता था, कई सारे भाई बहन हैं, तो ये एक बर्थ कंट्रोल का ऑप्शन पता होना चाहिए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर आना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही मदर ने डिलीवर किया बेबी, तो इसके बाद में पोस्ट नेटल केयर होनी चाहिए मदर और चाइल्ड दोनों की बेटा। ये एनसीईआरटी ने मेंशन करके लिखा है कि पोस्ट नेटल केयर नहीं कर पाते हैं कई सारे लोग, तो उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर करना नहीं है, बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बच्चा या मेल होता है या फिर फीमेल, आपको उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है इस दुनिया में जन्म लेने के लिए भी और हर तरह से आगे बढ़ने के लिए भी। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको एक मैरिजेबल एज ग्रुप के कपल्स को देनी चाहिए, ये बात हमारी एनसीईआरटी कहती है और बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी बने, सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी बने बेटा, तो इसके लिए हमें कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पता होना चाहिए कि इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया में, तो इससे क्या क्या हमारे लिए नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा सोशल एविल्स जैसे कि सेक्स एब्यूज़ की नॉलेज होनी चाहिए और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी नॉलेज होनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले दिल्ली में एक काफ़ी डेंजरस केस हुआ था और एट दैट टाइम मुझे याद है कि घरों में इस पर डिस्कशन भी नहीं होता था बच्चों के सामने जो एडोलेसेंस एज ग्रुप के हैं। इवन उन्हें पता होना चाहिए कि सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्या हो सकते हैं, वहाँ पर डिस्कशन भी नहीं होता था। बट आज के टाइम में थोड़ी अवेयरनेस फैली है, बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, बट अभी भी बहुत ज़रूरत है कि सेक्स एब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में बच्चों को नॉलेज दी जाए। इवन हमारे जितने भी लोग हैं एक पॉपुलेशन में, सभी को ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें अगर ये हमें सब कुछ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए हमारे पास और मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आप अगर किसी ऐसे रूरल एरिया में जाकर नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वहाँ के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, जो मदर है या चाइल्ड है या डिलीवरी है, तो कई सारी जगह पर
ऐसी जगह डिलीवरी की जाती है जहाँ पर वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी नहीं है और कई सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है। तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और दूसरी बात मटेरियल सपोर्ट भी होना चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। तो ये वाले सारे बेटा अगर हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये वाली सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तीनों ऑप्शन आते हैं आपके 1 2 3 ऑप्शन में कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सक्सेसफुल प्लान्स बनाए, जैसे कि मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन किया, कई सारे बच्चों को पोलियो वैक्सीन और कई तरह की वैक्सीन ये सब करना स्टार्ट की, तो इससे भी एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हुआ। दूसरा, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटियासिस किया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अब कई सारे बच्चे ये कह देते हैं कि मैम बैन कर दिया है एमनियोसेंटियासिस पर। एमनियोसेंटियासिस बैन नहीं हुआ है बेटा, ये तो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बट इससे सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते आप ग्रोइंग बेबी का, ये बैन किया है। तो स्टैट्यूटरी बैन किया गया है ऑन एमनियोसेंटियासिस, क्योंकि हमारे भारत देश में क्या किया जाता था, एमनियोसेंटियासिस का प्रोसेस यूज़ करके सेक्स ऑफ द बेबी पता कर लिया जाता था और जैसे ही डिटेक्ट होता था कि ग्रोइंग बेबी फीमेल है उसे मार दिया जाता था। तो ये ना हो इसके लिए स्टैट्यूटरी बैन किया गया बेटा, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा किलिंग होती गई, फीमेल फीटिसाइड बढ़ता गया, हमारा जो पॉपुलेशन का सेक्स रेशो है वो गड़बड़ा गया। अब मेल्स ज़्यादा हैं फीमेल्स कम, ओवरऑल पॉपुलेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो उसको बैलेंस में लाने के लिए ये बैन करना पड़ा। अब एमनियोसेंटियासिस प्रोसेस क्या है, कैसे की जाती है वो समझ लीजिए। एमनियोसेंटियासिस बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो बेटा मदर है ना, उसकी बॉडी में ये जो बच्चा ग्रो हो रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके लाई हूँ डायग्राम, ताकि आप लोग फटाफट से रिवाइज कर पाओ, है ना। तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये बच्चा बेबी ग्रो हो रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। अब ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बेटा डेवलप होता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है और इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। समझ रहे हैं बात को, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है ना बेटा, बेबी इसके अंदर बिल्कुल ऐसे जैसे शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये फ्लूइड काम करता है और बेबी अंदर ग्रो होता है। एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी की कुछ सेल्स होती हैं और कुछ डिजॉल्व एलिमेंट्स होते हैं। अब बेबी के जो सेल्स हैं, यहाँ पर जो बेबी की सेल्स है, अगर हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को एक इंजेक्शन की मदद से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड अगर हम कलेक्ट कर लें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस एमनियोटिक फ्लूइड में एक दो सेल भी आ जाएंगी। सेल आ गई अगर बेबी की, तो बेबी की सेल का न्यूक्लियस आ गया तो जेनेटिक मटेरियल आ गया। और जैसे ही हमें जेनेटिक मटेरियल मिला, हमने क्या किया, उस एमनियोटिक फ्लूइड की जो बेबी की सेल्स थी उससे हमने जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया। इस जेनेटिक मटेरियल का हमने कैरियोटाइप देख डाला, और जब हम बेटा कैरियोटाइप अगर देख लेते हैं तो हमें सारे क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। जब हमें सारे क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं तो 22 पेयर तो एक जैसे होंगे सभी के ऑटोसोम, लेकिन जो 23rd पेयर है अगर इसके दोनों क्रोमोसोम XX हुए तो ये फीमेल चाइल्ड हो गई, अगर एक क्रोमोसोम X और एक क्रोमोसोम Y हुआ तो ये मेल चाइल्ड हो गया। तो क्रोमोसोम की स्टडी से कैरियोटाइप जानकर कई सारे लोग फीमेल का या मेल का सेक्स बता देते थे और फीमेल फीटिसाइड होने लगा और सेक्स रेशियो गड़बड़ा गया, तो ये बैन किया गया। लेकिन एमनियोसेंटियासिस की जो प्रोसेस है उसका एक्चुअल यूज़ ये था बेटा कि जब आपको जेनेटिक मटेरियल मिल गया ना, अब आप इससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता कर पाओ कि कोई ऐसी मदर है जिसकी एज 32 से ज़्यादा है, 33, 34 है, 35 है, तो इस केस में चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो बेबी डिलीवर होगा उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। अब अगर बच्चा डिलीवर होने वाला है, उसमें ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है कि वो आगे सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा ही नहीं पाएगा, या फिर कोई ऐसी दिक्कत है जिससे कि मदर की लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस केस में ये कैरियोटाइप जाना जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पता किया जाता है, और अगर ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे में डिजीज़ है तो फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP फॉलो किया जाता है और बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जाता है कि बच्चे के जन्म लेने से अच्छा है कि वो अबॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पता करते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तो आपकी NCERT में गिवन ही है। इसके अलावा एडवार्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम, दीज आर ऑल्सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है।
थोड़ा पहले आया है बट आया हुआ है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से गड़बड़ा ना जाए आपका मामला, तो मैंने आपको यहाँ मेंशन करवा दिया है। इसके अलावा बेटा और जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया, हीमोफीलिया, ये भी पता लगाया जा सकता है, और न्यूरल डिफेक्ट्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे डिसऑर्डर्स भी पता लगाए जा सकते हैं। अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट है तो हम अबॉर्ट कर देते हैं। तो ये वाली सारी प्रोसेस करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, बट बैन किया गया है तो सिर्फ और सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। एमनियोसेंटेसिस प्रॉपरली बैन नहीं है बट सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और गलती हो जाती है, तो स्टैट्यूटरी बैन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ओके, इतना डन है, आगे बढ़े। तो अगर हमने इतने सारे प्लान्स यूज़ किए और अगर हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो गई है तो इसके क्या इंडिकेटर्स मिले होंगे हमें? अगर हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो गई है तो इसके क्या इंडिकेटर्स मिलेंगे हमें ये पता चलेगा कि बेटर अवेयरनेस है हमारे आसपास के लोगों में हर सेक्स रिलेटेड क्राइम के बारे में, हर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज बढ़ गई हैं, सच बात है ये। पहले दाई माँ डिलीवरी करती थी और अब हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती हैं। बेटर पोस्टनेटल केयर होती है, मदर की हो या चाइल्ड की हो, बेटर पोस्टनेटल केयर होती है। डिक्रीज्ड MMR एंड IMR। MMR स्टैंड्स फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR स्टैंड्स फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बेटा लिख लीजिएगा, मोर्टेलिटी रेट। जबकि IMR स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता था जैसे बेबी का बर्थ हुआ तो मदर की डेथ हो गई, इसे हम लोग मैटरनल मोर्टिलिटी कहते हैं। जबकि बेबी का डिलीवरी हुई और बेबी की ही डेथ हो गई तो इन्फेंट मोर्टिलिटी। तो इस रेट में भी बहुत डिक्रीज आया, तो ये भी एक हमारा सक्सेसफुल होने का एक हमारा इंडिकेटर है। स्मॉलर फैमिलीज को लोग प्रेफर कर रहे हैं, हम दो हमारे दो, और कुछ लोग तो हम दो हमारा एक टाइप प्रेफर कर रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है। बेटर डिटेक्शन और केयर ऑफ STDs हो रहा है, ये भी एक बेटा क्योर है कि पहले तो STDs के बारे में बात ही नहीं की जाती थी, बट अब लोग अवेयर हैं और कभी भी उन्हें लगता है कि हाँ हमें सिम्टम्स कुछ ऐसे आ रहे हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है, तो वो अवेयर हैं उसके लिए और डिटेक्ट करवा रहे हैं, जाकर अपना प्रॉपर कंसल्टेशन ले रहे हैं एक डॉक्टर से। इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ और फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है। और बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, आपके नीट एग्जाम हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो, आपकी लाइफ हो, ये आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आप पूरी लाइफ में किसी भी कहीं का भी कोई एग्जाम देंगे तो वहाँ ही आपको काम आएगा, नहीं तो आपके लाइफ के एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो भाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल की, तो बेटा हमारी इंडिया ने चौका नहीं डायरेक्ट छक्का मारा हुआ है। एग्जैक्टली हमारी जो सोसाइटी है ना, जैसे ही हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यूं हो गया। भाई MMR कम हो गया है, IMR कम हो गया, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ता जा रहा है। भाई लोग ही बढ़ते जा रहे हैं। कैसे कि अगर हम 1900 की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, और अगर हम 1947 की बात करें तो हमारे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। अगर हम 2000 की बात करें, जो 2000 वाले बच्चे यहाँ बहुत होंगे जो एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हम 2000 की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 6 बिलियन, जबकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, अकेले इंडिया की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। यानी कि एवरी 6th पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज इंडियन। अगर हम आगे बढ़े 2011 पर, तो 7.2 बिलियन थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन और हमारे अकेले इंडिया की हो गई 1.2 बिलियन। समझ रहे हैं, हमारे इंडिया ने सबको कॉम्पीट किया हुआ है। तो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया, इसके लिए ज़रूरत पड़ गई कि अब तो बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। इतना अगर पॉपुलेशन बढ़ता गया तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, तो इसके लिए अब थोड़ा बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस पर गया हमारा इंडिया हमारा बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस पर जाएगा, जिन्हें हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले ये देख लीजिए कि इसका रीज़न क्या था जो NCERT में मेंशन है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट कम हो गई, MMR कम हो गई, IMR कम हो गई, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। रिप्रोडक्टिव के एज के पीपल बढ़ते जा रहे हैं, तो रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो नंबर बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज थ्रू RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के थ्रू भी ये जो है पॉपुलेशन
पॉपुलेशन की जा सकती थी बट मार्जिनली। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ग्रोथ इज लेस देन 2%, दैट इज 20 न्यू पीपल पर 1000 per year at the rate of population can increase rapidly. This could lead to scarcity of फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि 2011 में जो ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन अब फाइनली हमारे पास आ गया है, तो भाई हर रिसोर्सेज की कमी हो जाएंगी, फूड शेल्टर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। देख रहे हैं ना, दिल्ली में मधुमक्खी के छत्तों की तरह लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में छोटे छोटे घरों में रहते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक मधुमक्खी का छत्ता। अगर आप बहुत दूर से मेट्रो में बैठकर देखोगे तो मुझे तो भैया वैसे ही फील आता है, मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें मधुमक्खियाँ रह रही हैं जस्ट लाइक। तो ये जो प्रॉब्लम है भाई, वहाँ की दिल्ली की पॉपुलेशन भी तो इसीलिए उन्हें रहना पड़ रहा है, तो एक ये सर्केसिटी आ सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए इसके लिए कि भाई ऐसे नहीं चलेगा काम। इन्होंने स्मॉल फैमिलीज को एनकरेज किया, उन्हें बताया कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स का यूज़ करो भाई, हमारे दो वाला प्लान अपनाओ भाई, एक बेटा एक बेटी बहुत है, बट एक बेटा एक बेटी को बैलेंस बनाने के चक्कर में भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। कई सारे तो अर्बन लोगों ने वन चाइल्ड नॉर्म भी यूज़ किया, जैसे हम दो हमारा एक। इसके अलावा स्टैच्यूरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, कि भाई अब 21 साल का लड़का ही शादी कर सकता है, 18 साल की लड़की ही शादी कर सकती है, इससे छोटे बच्चे शादी नहीं करेंगे। एक ये बहुत बड़ा इन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया। इसके अलावा जो कपल्स स्मॉल फैमिलीज में थे उन्हें इंसेंटिव देना स्टार्ट किया, कहते हैं ना लालच देना स्टार्ट किया कि अगर आपकी छोटी फैमिली है तो हम आपको ये देंगे, आपकी छोटी फैमिली है तो हम आपको पर महीने इतना पैसा देंगे। तो उस तरीके से भी एक अच्छा इफेक्ट आया। अल्टीमेटली बर्थ को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जो कि बेटा 5 स्टार टॉपिक है, जो कि बेटा 5 स्टार टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा ना, वहाँ से अब आपके जैसे अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीट 2025 में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे तो उस पोर्शन से बनेंगे जितना मैंने आपको बताया। बट अभी तक जितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए ना वो बर्थ कंट्रोल मेथड से आए हैं, और बर्थ कंट्रोल मेथड बड़े ध्यान से सुन लेना, नीट एग्जाम में काम ना आए तो आपके लाइफ में तो काम आ ही जाएंगे। आ जाइए। बर्थ कंट्रोल करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करें। यूज़ करें। अब एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आइडल कैसे हो सकता है, उसके कुछ फीचर्स है ना। एक मिनट, एक कोई कॉन्ट्रासेप्टिव आइडल कैसे हो सकता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पढ़िए एक बार से। एक कोई कॉन्ट्रासेप्टिव आइडल हम तभी मानेंगे जब वो यूज़र फ्रेंडली हो। हमें उसे यूज़ करने में दिक्कत आ रही तो कैसे आइडल हुआ? यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, हर जगह इजीली मिल जाए। ऐसा नहीं कि हम भाई बेड टाइम में हमारा हम ढूंढने जा रहे हैं तो वो भी ना हो, तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, इफेक्टिव हो। भाई यूज़ करें तो इफेक्ट तो आना चाहिए, और रिवर्सेबल हो, और कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, या फिर हो तो बहुत लीस्ट साइड इफेक्ट हो। तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन द आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव। और कहीं भी हमारे सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर में ये या फिर सेक्सुअल एक्ट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई यूज़ नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो सेक्सुअल ड्राइव में, सेक्सुअल डिज़ायर में, सेक्सुअल एक्ट में कहीं से भी इंटरफेयर ना करे। तो ये कुछ खास बातें हो सकती हैं एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को आइडल होने के लिए। तो अब हम डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लेते हैं बेटा। जैसे कि कुछ मेथड हैं नेचुरल, जिन्हें हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं, कुछ हैं बैरियर मेथड्स, कुछ हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, कुछ हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल्स या फिर इम्प्लांट्स, या फिर लास्ट में कुछ नहीं तो सर्जरी करवा लो, सर्जिकल मेथड्स। अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले आ जाता है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड। बेटा क्योंकि हम नेचुरली तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर कॉन्सेप्शन कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बेटा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, नो साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, नो साइड इफ़ेक्ट। और हम लोग बाहर से ना तो कोई केमिकल लाएंगे क्योंकि हम नेचुरली यूज़ करेंगे, नो आउटसाइड केमिकल, ठीक है, नो आउटसाइड केमिकल यूज्ड, ठीक। इसके अलावा इसका जो प्रिंसिपल है, अगर हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारा जो गैमेट्स हैं वो आपस में ना मिले, फीमेल का ओवा और मेल का स्पर्म नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा मेन
मेन टारगेट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल इज अवॉइड चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। हम स्पर्म एंड ओवा को मिलने नहीं देंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। अब इसमें कौन कौन सी इंक्लूडेड है मेथड्स। सबसे पहला पीरियोडिक एब्सटिनेंस, दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस, तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया। पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज द इजीएस्ट मेथड, आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा हुआ है और आप सभी को ये बात पता है, एट द डे ऑफ 14 ओव्यूलेशन होता है एट द डे 14 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। अब ऐसा हो सकता है कि ±2 डेज हो जाए, हो सकता है ये ओव्यूलेशन 16 पर पहुंच जाए, हो सकता है ये ओव्यूलेशन 12 पर भी हो जाए। ±2 तो सभी की साइकिल में चलता है, ठीक है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि 12 to 16 के बीच में ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक। अगर इस सब के अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जो बेटा मेल के स्पर्म्स होते हैं ना, फीमेल की वेजाइना के अंदर इंसर्ट हो जाने के बाद में जो मेल के स्पर्म्स हैं बेटा, जो स्पर्म्स हैं ये 48 आवर्स तक ये जिंदा रह सकते हैं, मतलब 2 दिन तक। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मेल के स्पर्म्स 2 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो अगर 10th डे पर कॉपुलेशन हुआ है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म्स आ गए हैं और बाय चांस 12वें दिन ही ओवा रिलीज हो गया, तो यहाँ पर चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के। इसके अलावा जो ओवा है, इसकी खास बात यह कि 1 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो अगर ये 16 को रिलीज हुआ है तो ये 17 तक जिंदा रह सकता है, या इन सब के बाद भी 1 दिन आगे तक जिंदा रह सकता है। तो मान लीजिए 16 तक तो हमने मानकर चला कि ओव्यूलेशन हुआ होगा, लेकिन अगर 17 को स्पर्म आया तो 17 को ओवा अभी भी जिंदा है, तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो इसलिए हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि डे 10 से डे 17 इज द फर्टाइल पीरियड, और इसमें अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो हाई चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो जो चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो, उनके लिए रिस्की डेज है, बट जो चाहते हैं हो उनके लिए लकी पीरियड है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, तो ये रिस्की पीरियड है। तो फर्टाइल पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करें। इट इज़ अ मेथड जिसे हम लोग पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं, कि प्रॉपर हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ ऐसा पीरियड जिसमें हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 10 to 17 इज द फर्टाइल पीरियड, ठीक। दूसरा आता है क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब ये है कि ये जो फीमेल की वजाइना है, इसके अंदर जैसे ही मेल का पेनिस इंसर्ट किया हुआ है, जस्ट बिफोर एजाकुलेशन, मतलब जैसे ही पेनिस से एजाकुलेट होने वाला है सीमन, इससे जस्ट पहले मेल अपना पेनिस विड्रॉल कर ले फ्रॉम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जैसे ही ये विड्रॉल कर ले, बाहर अगर हो जाता है इंसेमिनेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, कि मतलब अंदर इंसेमिनेट ना होने दे, तो इसे क्वाइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। बट इसके फेल होने के चांसेस बेटा ज़्यादा हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्री एजैकुलेटरी फ्लूइड में भी कुछ स्पर्म्स होते हैं, अगर फीमेल की बॉडी के अंदर चले गए तो चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो बट नेचुरल मेथड है, इसमें भी रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब है लैक्टेटिंग मदर। जो बेटा लैक्टेटिंग मदर होती है ना, जैसे कि एक मदर का बेबी हुआ है, ठीक है। अब वो मदर क्योंकि रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो इस टाइम पर उनके ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अदर हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब्ड है या फिर सप्रेस्ड है। तो इस टाइम पर ओव्यूलेशन के चांसेस कम होते हैं, ओव्यूलेशन के चांसेस रेयर होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो अप टू 6 मंथ्स तक अगर मदर बेबी को फीड करा रही है तो 6 मंथ तक ओव्यूलेशन नहीं होता। तो 6 मंथ तक अगर आप बिना कोई भी अदर मेथड यूज़ किए कॉपुलेशन करते हैं तो इट इज़
लिटिल सेफर। बट कभी कभी ऐसा होता है कि लैक्टेटिंग मदर्स भी कई बार प्रेग्नेंट हो जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा एक और दूसरे बच्चे में ज़्यादा गैप नहीं होता, तो उसका रीज़न वही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लैक्टेटिंग मदर में भी ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ओवरऑल नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स आर लिटिल रिस्कीयर बेटा, तो इसीलिए हम ये कहते हैं साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका कोई, लेकिन हाई फेलियर है, हाई फेलियर है, फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक ठीक बेटा, तो दीज आर 3 नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। अब आते हैं हमारे बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब ये है कि हम दो लोगों के बीच में कुछ बैरियर लगाने वाले हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे, ओवा, ओवम एंड स्पर्म को हम लोग फिजिकल मीटिंग से रोक देंगे। ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम physically meeting of sperm and ova। ओवा और स्पर्म की हम लोग फिजिकल मीटिंग नहीं कराने देंगे कि यहाँ ओवा है, यहाँ स्पर्म आए हैं, तो इनके बीच में कुछ हम बैरियर अटैच कर देंगे। तो बैरियर मेथड क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपके सबसे फेमस कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम एंड बॉल्स, ये सब हो सकते हैं। कॉन्डोम्स जो हैं बेटा ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले और बहुत ही कॉमनली मिल जाने वाले आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। मेल्स के लिए जनरली मिलते हैं, बट फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। मेल कॉन्डम्स भी आते हैं, ये मेल कॉन्डम्स भी आते हैं बेटा, एंड फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। फीमेल कॉन्डम्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, फेमिडॉम भी कहा जाता है। तो अगर हम कॉन्डम्स की बात करें तो मेल कॉन्डम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है बेटा, जबकि फीमेल कॉन्डम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, क्योंकि दोनों साइड से कवर कर रहा होता है, आपकी सर्विक्स को टाइट करके क्लोज करता है एंड आपकी पूरी वेजाइना को साइड से पूरा इनक्लोज करता है एंड पेनिट्रेशन के लिए भी स्पेस देता है। जबकि मेल कॉन्डम जस्ट हमारे पेनिस के ऊपर इसको हम लोग कवर की तरह से पहना सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इनके मटेरियल की, तो बेटा ये बने हुए होते हैं, यहाँ नहीं लिख सकती हूँ मैं, इधर थोड़ा सा नीचे ही लिख लेते हैं हम, यहाँ बड़ा सेंसिटिव है, यहाँ लिख लेते हैं हम, है ना। अगर हम बात करें इनकी मटेरियल की, तो बेटा ये लेटेक्स के बने हुए होते हैं, लेटेक्स के या फिर थिन रबर के बने हुए होते हैं, रबर शीट होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, पेनिस को कवर करते हैं। दे कवर द पेनिस इन मेल्स के केसेस में, एंड वेजाइना इन फीमेल, एंड सर्विक्स इन फीमेल। ठीक है, और फीमेल कॉन्डम को हम लोग क्या कहते थे, फेमिडॉम। ठीक, इस सब के अलावा क्योंकि इसे हम लोग सेल्फ यूज कर सकते तो प्रिवेसी मिल जाती है यूजर को, सेल्फ यूज कर सकते हो तो प्रिवेसी मिल जाती है यूजर को, कि भाई इसे ज़रूरत नहीं किसी को बताने की कि टुनाइट आई एम गोइंग टू हैव अ सेक्स, ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रिवेसी मिल जाएगी। इस सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन टाइम यूज़ है बेटा, एक बार यूज़ करके आपको फेंकना पड़ेगा। एक और पॉइंट जो वैसे तो कई सारी ब्रांड्स हैं, बट हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से निरोथ इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स है। ठीक है, इस सब के अलावा क्योंकि ये मेल फीमेल जो फ्लूइड है उन्हें मिक्स नहीं होने देता, तो ये एसटीडीज से भी बचाता है। तो अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं जिसे आप जानते नहीं हैं, तो आपको एसटीडीज से भी ये बचाएगा। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज। ठीक है, एसटीडीज से भी बचा रहा है। इस सब के अलावा ये कॉइटल एक्ट में इंटरफेयर भी नहीं करता। डू नॉट इंटरफेयर विद कॉइटल एक्ट। ठीक है, इंटरफेयर विद कॉइटल एक्ट। इस सब के अलावा ये तो हो गया हमारे कॉन्डम्स। इस सब के अलावा बेटा एक और आते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड बॉल्स। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए नहीं आते, ओनली फॉर फीमेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं बेटा। ये रबर के बने हुए होते हैं, और जैसे ये आपका सर्विक्स है ना, ये आपका सर्विक्स है और ये आपकी वेजाइनल कैनाल है, तो वेजाइना
कि अंदर तो आपका पेनिस आ ही रहा है, यहाँ तो पेनिस आ ही रहा है, बट ये क्या करते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से आपकी सर्विक्स को क्लोज कर देते हैं, एक तरीके से कैप लाइक पहना देते हैं सर्विक्स पर। तो इधर तो पेनिस तो आया ही है, बट सर्विक्स के अंदर सीमेन नहीं जाएगा, तो आपके यूटरस में भी नहीं जाएगा, ओवरऑल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर सीमेन नहीं आएगा, लेकिन पेनिस तो आएगा ही, ठीक है। तो रबर के बने हुए होते हैं, ये कवर करते हैं सर्विक्स को, कवर सर्विक्स। इसके अलावा रीयूजेबल है, धो के यूज़ कर लो स्टरलाइज करके, ठीक है। इस सब के अलावा ये जो है एसटीडीज से प्रिवेंट नहीं करते, ठीक है। नो प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड तो मिले ही है ना कहीं कांटेक्ट तो हुआ है, तो एसटीडी हो सकती है फ्रॉम एसटीडी, जबकि हमारे कॉन्डम्स में होता था, जबकि हमारे कॉन्डम्स में एसटीडी से बच सकते थे आप, क्योंकि पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है, पूरा पैसेज कवर किया हुआ है। अगर हम बात करें इनके और ज़्यादा अच्छे इफेक्ट की, तो इसके साथ में अगर हम स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज़ कर लें, इसके साथ में हम लोग स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स अगर यूज़ कर लेते हैं बेटा, तो फिर ये इनकी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्रोटेक्शन नहीं है, एसटीडी से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए आते हैं। इसके बाद आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का मतलब ये कि आप यूटेरस के अंदर कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप यूटेरस के अंदर कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। अ डिवाइस इज इंसर्टेड इन यूटेरस, यूटेरस के अंदर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, आप खुद नहीं कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। अच्छा, एक बार क्वेश्चन भी आया था बेटा कि आप खुद से कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। डॉक्टर्स या फिर जो आपकी नर्सेस होती हैं स्टाफ, उनके थ्रू आप करवा सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बट एक बार आपने अगर यूज़ करवा लिया इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तो थोड़े टाइम तक ये चलता है, तो एक ये है थोड़ा सा। 3 टाइप के मिलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, बेसिकली 2 टाइप के, नॉन मेडिकेटेड हो सकते हैं और मेडिकेटेड हो सकते हैं बेटा। नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है लिपस लूप। ओवरऑल जो आपका ये ना यूटेरस, ये जो आपका यूटेरस है, यहाँ पर इस तरीके से ये अटैच हो जाते हैं, तो ओवरऑल ये वाला जो पैसेज है ना, यहाँ पर आपके जैसे स्पर्म आए हैं तो इधर नहीं जाने देते, और फर्टिलाइजेशन तो होगा ही हमारा एम्पुला में, तो यहाँ तक आने नहीं देते, स्पर्म्स का रास्ता ये रोक देते हैं, ठीक है। इस सब के अलावा स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं। 3 टाइप के मिलते हैं आपको, नॉन मेडिकेटेड और एक मेडिकेटेड में कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग आता है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, क्वेश्चन इस पर कई बार पूछा गया है। हार्मोन रिलीजिंग जैसे LNG-20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट। कॉपर टी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है बेटा, ठीक है। पिल्स आ गई, हाँ यहीं पर लिख लेते हैं हम, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं इनकी और खास बातें। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस करते क्या है, यूटेरस के अंदर जैसे ही आपने इंसर्ट किए हुए, तो ये ना फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं, जो स्पर्म आए इनको किल करना स्टार्ट कर देंगे। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूटेरस, यूटेरस के अंदर स्पर्म्स को किल किया जाएगा। इसके अलावा जो कॉपर रिलीजिंग है, इनके जो कॉपर आयन ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, ठीक है, ये भी कम कर देते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, यूटेरस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। मेक यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना दिया इन्होंने। इसके अलावा सर्विक्स जो है, सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देते हैं स्पर्म के लिए, एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, ठीक। इसके अलावा ये भैया आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है और जो कि एक प्रेगनेंसी में डिले चाहती हैं, जैसे कि इंसर्ट करवा दी 6 महीने तक चलेगी, तो 6 महीने तक अगर आप गैप चाहते हो कि प्रेगनेंसी ना हो, तो आपके लिए ये आइडल है।
आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस बिटवीन चाइल्ड। ठीक। इसके अलावा हमारी जो इंडियन फीमेल्स हैं कई ज़्यादा इसको यूज़ करती हैं, तो वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, एक बार से इसको देख लीजिए, आपको दिख जाएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं होती हूँ तब तक ये आता नहीं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सभी ने, वेरी गुड। इसके बाद में आ जाते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। भाई एक गोली लो, काम खत्म, वो वाला सीन है। ये जो पिल्स हैं इनके अंदर हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये टैबलेट्स का यूज़ होता है बेटा 21 दिन तक आपको लेनी होती है, 1 महीने के अंदर 21 दिन के अंदर आपको लेनी होती है। ठीक है, 7 दिन का आप गैप बनाओगे जिस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है आपका, जिस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन हुआ है 7 दिन तक आप नहीं लोगे, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे और 21 दिन तक टैबलेट्स को खाओगे। एक ऐसी टैबलेट आती है जिसमें लिखा होता है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरीके से। तो 21 दिन तक आपको ये खानी होती है। और अब तो 30 वाली क्या वो आने लगी है स्ट्रिप, अब तो 30 वाली आने लगी है, 1, 2, 3 की ऐसे 10 की लेयर बनी हुई होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। तो ओवरऑल क्या होता है, जो ये जो 7 होती है ना, ये तो आयरन पिल्स होती हैं और बाकी सारी हार्मोन वाली होती हैं। जैसे कि आप भूल ना जाएं खाना, तो आयरन वाली आप मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम ले लो और बाकी में आपको हार्मोन खाने होते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन लगातार बना रहेगा। तो होगा क्या, ओव्यूलेशन नहीं होगा, है ना। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पिल होगी। ओव्यूलेशन रोक देते हैं, इम्प्लांटेशन रोक देते हैं, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी ऐसी हार्ड कर देंगे। ठीक है, लेसर साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, इफेक्टिव बहुत है और वेल एक्सेप्टेड है, बहुत सारी फीमेल्स इसे लगातार यूज़ करती हैं। ठीक है, एक सहेली हमारी बड़ी प्यारी सी नॉन स्टीरॉयडल गोली है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसकी कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू बहुत हाई है। 1 हफ्ते में 1 बार लो तो काम चलेगा, 21 दिन खाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे ही इंडिया में इंडियन साइंटिस्ट ने बनाई है, CDRI लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर ये बनी हुई है। तो सबसे बड़ी बात तो ये, और सहेली पर इतने सहेली जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रिक्वेंट कि आप तो इसे अपनी सहेली बना ही लो बेटा। फिर आते हैं इंजेक्टेबल्स या फिर इम्प्लांट्स। एक इंजेक्शन लगवा लो 6 महीने तक चलेगा, या फिर अपनी स्किन के नीचे कुछ इम्प्लांट्स लगवा लो जिनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, सेम एज पिल्स, बस दवाई नहीं खानी है, इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, यूज अंडर स्किन यूज़ करोगे आप, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है बिल्कुल पिल्स जैसा ही है, लेकिन इफेक्टिव पीरियड इसका लॉन्गर है। पिल तो थोड़े टाइम के लिए काम करेगी, आपको रोज़ खानी पड़ेगी, इंजेक्शन 1 बार लगवा लिया, काम खत्म। ठीक है, इम्प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा, ये 6 ऐसे माचिस की तीली जैसे स्ट्रक्चर है, आपके इधर इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तो आपके बॉडी में हार्मोन रहता है। इस सब के अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, भाई ऐसा कोई फेज़ आ गया जब क्वाइटस हो गया, उसके बाद लग रहा है कॉन्ट्रासेप्शन होना चाहिए था, तो आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार रेप केसेस में एक बच्ची का अगर रेप हुआ है तो उसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाएगी कि भाई अगर उसकी बॉडी में स्पर्म्स हैं तो फर्टिलाइजेशन ना आ जाए, आगे और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो विदिन 72 आवर्स, क्योंकि तब तक स्पर्म जिंदा है, विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस इसे यूज़ किया जाएगा। IUD कैन बी यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और इसमें हम लोग प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन देते हैं अगेन, और इसमें ये हम लोग रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टिव सेक्स के टाइम पर यूज़ करते हैं। ये सब नहीं करवाना, अब आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि आपके 2-3 बच्चे हैं, अब आप चाहते नहीं हो और बच्चे हों, तो सर्जिकल मेथड करवा लो, सिंपल जाओ सर्जरी करवाओ। सर्जरी में बहुत कुछ इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट आपके गैमेट का पैसेज रुक जाएगा। अब गैमेट नहीं आएंगे तो सेफर हो गया, है ना। तो होना क्या है, ये तब एडवाइस किया जाएगा जब आप टर्मिनेट करना चाहते हो, अब आपको और कोई प्रोजेनी नहीं चाहिए। वेसेक्टोमी की जाती है मेल्स के केसेस में, ट्यूबेक्टोमी की जाती है फीमेल्स के केसेस में। वेसेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंस को कट किया जाएगा और बांध दिया जाएगा। अब हमारे टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहे हैं वास्ट डिफरेंस के थ्रू हमारी पेनिस में आएंगे नहीं, हमारी यूरिनोजेनाइटल डक्ट में आएंगे नहीं। ट्यूबेक्टोमी में हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके वहाँ से बांध देंगे, जिससे कि हमारा ओवा हमारे यूट्रस में आएगा नहीं, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा नहीं।
ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस को रिमूव किया जाएगा, कट किया जाएगा और टाई किया जाएगा। और हमारे जो टेस्टिस हैं स्क्रॉटम में ना, स्क्रॉटम में ही एक छोटा सा कट लगा के कर दिया जाएगा, तो बॉडी के अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रॉटम में ही हो जाएगा। फीमेल्स में कट किया जाएगा, टाई किया जाएगा थ्रू स्मॉल, या तो एब्डोमेन में एक छोटा सा इंसिजन दिया जाएगा या फिर वेजाइना के थ्रू भी किया जा सकता है। मोस्टली आपके एब्डोमेन में भी किया जाता है, वेजाइना में भी इजीली हो जाता है। ये क्या करता है, गैमीट का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देता, दोनों में गैमीट नहीं आएंगे लेकिन गैमीट बनेंगे ज़रूर। ये क्वेश्चन आता है तो गैमीट बनेंगे लेकिन आएंगे नहीं। हाईली इफेक्टिव है क्योंकि अब तो आ ही नहीं रहे। रिवर्सिबिलिटी पुअर है, अब दोबारा से जोड़ नहीं सकते आप उसे। तो जब आप सेटिस्फाइड हो कि अब हमें और बच्चे नहीं चाहिए, तब आप ये काम करवा सकते हो, उससे पहले नहीं करवाना है। वेसेक्टोमी देखिए, वास्ट डिफरेंस को कट करके इसे लाइगेट कर दिया। अब यहाँ से देख रहे हैं इसके अंदर जो बनेंगे स्पर्म वो कहाँ जाएंगे, क्या जा पाएंगे? इधर देखिए, इन टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनेंगे यहाँ तक आएंगे लेकिन इसके आगे ट्रेवल ही नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसेज बंद है, तो आपके पेनिस के थ्रू आएंगे ही नहीं। सेम यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स कट करके लाइगेट कर दी, तो ओवरी से जो ओवा आया अब आपके इधर आएगा ही नहीं, तो इम्प्लांट हो नहीं सकता। ठीक है, बन दोनों में रहा है, आएगा नहीं किसी में। ये सारे आपके मेथड जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं। इसके अलावा आ जाता है एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लीगलाइज कर दी गई थी 1971 में। 1951 में क्या किया, 51 में फैमिली प्लानिंग, 71 में एमटीपी लीगलाइज, दोनों पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमारे भारत में या हमारे ओवरऑल इधर वर्ल्ड में देखा जाए तो एक साल में लगभग 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कर दिया जाता है या अबॉर्ट कर दिया जाता है, जो कि 20% है टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का। कि अगर टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी जितनी हुई है उसका 20% है 45 से 50 मिलियन। तो अगर आप, एक तो ये डेटा आपको याद रखना है, दूसरा अगर आप चाहते हैं कि आप अबॉर्ट करवा दें अपने बच्चे को, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता चल गया है, पहले 3 महीने में आपको पता चल गया है और आप चाहते हैं कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तो आप इसे एक अच्छे से मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू एडवाइस लेकर टर्मिनेट करवा सकते हैं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से। और अगर आप 3 महीने के बाद चाहते हैं, 6 महीने से पहले 3 महीने के बाद, 3 से 6 महीने के बीच में अगर आप चाहते हैं, तो ये रिस्कियर हो जाता है बेटा थोड़ा। तो आपको जाना पड़ेगा 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, क्या एक पर्टिकुलर येस लेना पड़ेगा कि हाँ भाई इन्होंने अलाउ किया, तभी आप करवा सकते हैं। और क्योंकि ये भी अलाउ आपको तभी करेंगे कि अगर ऐसा है प्रेगनेंसी मदर की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट हो रहा है या फिर बेबी की लाइफ ख़राब हो रही है, तभी हो सकता है, अदरवाइज ये भी अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्कियर हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिलेटिवली सेफर माना जाता है, उसके बाद में आप नहीं टर्मिनेट करोगे, और 6 महीने के बाद तो कोई नहीं करेगा, 6 महीने के बाद में तो टर्मिनेट होगा ही नहीं। आगे बढ़ें, एसटीडीज जिन्हें हम लोग वेरिनल डिजीज़ भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं, सेक्सुअल फ्लूइड से फैलने वाली डिजीजेस हैं। बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं। बैक्टीरियल में आती है क्लेमाइडिया, इसका कॉजेटिव एजेंट है क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनासिस, गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी, सिफिलिस, ट्रिपैनोमा पैलिडियम। अगर वायरल की बात करें तो एड्स है, जिसका कॉजेटिव एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हर्पीस की बात करें तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हेपेटाइटिस बी इज हेपेटाइटिस बी वायरस। जेनाइटल वार्ड्स HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। इस सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि ये तीनों डिजीजेस HHH, HIV वाली, हर्पीस वाली और हेपेटाइटिस बी वाली, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, जबकि ये तो थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए तो। प्रोटोजोवन एक ही दी हुई है, ट्राइकोमोनियासिस, जो कि ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस से होता है। और इन सबके कॉमन सिम्टम आते हैं कि मोस्ट ऑफ द एसटीडीज के कि इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन हो रहा है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या जेनाइटल्स में। और फीमेल्स में तो कई बार सिम्टम्स आते भी नहीं है। अगर ये ट्रीट नहीं किया तो थोड़े टाइम के बाद में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, एबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज यानी कि प्रेगनेंसी आपके यूटेरस में ना होकर कहीं और होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है अगर ये ट्रीट नहीं की गई तो। STIs जो है प्राइम कंसिडरेशन है हमारे RCH प्रोग्राम की कि STI हमें नहीं होने देना है। इसके अलावा 15 से 24 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आपको क्या लगता है? यस, तो ये भी बहुत बेटा एक
कॉमन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वही कि आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए हर एक प्रोसेस के बारे में। कैसे बचाओगे अपने आप को? कॉन्डम्स का यूज़ करो ना, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास में जाओ कि अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है तो अर्ली डिटेक्शन कराओ जितनी जल्दी पॉसिबल है। और इस सब के अलावा अननोन लोगों से या फिर मल्टीपल लोगों के साथ में सेक्स अवॉइड करें। ठीक। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब ये कि 2 साल तक लगातार आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या फिर आपके चिल्ड्रन या फिर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। हमारे इंडिया के अंदर कई बार फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है कि वो चाइल्डलेस है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रॉब्लम हो। कई बार प्रॉब्लम मेल पार्टनर में भी हो सकती है, जैसे कि उसके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म का काउंट अच्छा नहीं है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं है, कई सारी प्रॉब्लम्स मेल पार्टनर में भी हो सकती हैं। तो इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए हमें डायग्नोस करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उस कपल को चिल्ड्रन मिल जाए। करेक्शन अगर पॉसिबल नहीं है तो हम उन्हें कहेंगे कि आप आर्ट का यूज़ करो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का, जिनमें से एक है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आपकी बॉडी के अंदर अगर नहीं हो पा रहा है फर्टिलाइजेशन तो अपना ओवा दे दो, मेल से अपना स्पर्म ले लो और हम टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और जाइगोट बनाएंगे। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बनेगा। ठीक है, अगर ये जाइगोट टेस्ट ट्यूब के अंदर जब बना है, अगर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बन गया है और इस जाइगोट को हम लोग फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करवा देंगे, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र करवा देंगे अप टू 8 ब्लास्टोमियर, तो इस कंडीशन को हम लोग जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कहेंगे। और अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो गया, तो हम यूटरस में इम्प्लांट करवाएंगे, तो हम इसे यूटरस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसे हम लोग इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र कहते हैं, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र कहते हैं। इन वीवो के केस में भी ये हम कर सकते हैं। अगर ऐसा हो कि कोई एक फीमेल ऐसी है जो ओवा उसका अच्छा नहीं बन रहा है, तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किसी डोनर से ओवा लेके इंसर्ट कर दो, इसको हम लोग गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। और अगर ऐसा हो कि हम टेस्ट ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं बट अभी भी स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो हम डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन दे दें, इसको हम लोग इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। और अगर ऐसा हो कि हमें AI टेक्निक का यूज़ करना पड़े, AI स्टैंड्स फॉर नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेल तो ठीक है, फीमेल तो ठीक है, बट मेल्स का जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम है, और या फिर वो एजैकुलेट नहीं कर पा रहा है या प्रॉपर इरेक्शन का प्रॉब्लम है, तो इस केस में फीमेल की जो जेनिटल ट्रैक्ट है इसमें हम लोग जो मेल की स्पर्म है आर्टिफिशियली इंसर्ट कर देते हैं बॉडी में, तो पेनिस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसमें या तो स्पर्म या तो हम हस्बैंड से ले लेंगे अगर उसकी हेल्दी है तो, और नहीं तो किसी और हेल्दी डोनर के भी ले सकते हैं। ठीक है, वेजाइना और यूट्रस में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इस सब के साथ में हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट 1 घंटे से भी कम में। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, टोटल NCERT हमने पढ़ी है। क्वेश्चन आते हैं तो आपके ये जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड है मैंने आपको जितना बताया, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। AI टेक्निक, ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इनके फुल फॉर्म्स पर क्वेश्चन आ जाएंगे। 2 ईयर 1951 1971 से क्वेश्चन आएंगे, और जितने भी मैंने आपको मेथडोलॉजीज बताई, रिजल्ट्स बताए, आगे इनिशियल पोर्शन से इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओवरऑल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से अभी तक आए हुए हैं, तो हाईलाइटेड NCERT विद PYQ मार्किंग अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी, और पॉसिबल हुआ तो YT पर भी करवा दूंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर यहाँ इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अपलोड करती हूँ। यहाँ डाउट ग्रुप है, कोई डाउट है तो यहाँ आकर पूछ लेना, कमेंट में भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको छोटी छोटी सी ट्रिक्स मैं बता देती हूँ। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई अगर आने वाले चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो। और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप तक खुद चल कर आएंगे, आपको वहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा। इस सब के साथ में स्टे ट्यून एंड बेटा अपनी प्रिपरेशन में एक और दिन को ऐड करो, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, अभी भी बहुत टाइम है, आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज।